Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cloud computing, and in this subject we are studying the chapter 2 which is about the SaaS. And in previous sessions we already studied how SaaS work, how AaaS work, and how the AaaS fulfill the requirement according to the client यूसेज और द कंपनी यूसेज कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप इस सर्विस का फुलफिलमेंट यूज करके उसको कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर जो भी एप्लीकेशंस है या सॉफ्टवेयर है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो. So we already have gone through the AaaS and how AaaS work. It is an started in the cloud as one of the service layers, including platform as a service and software as a service, and customer use the dashboard and the API to directly access their services and storages. And with us we can improvise our scalability, higher scalability actually. So we already have shown that in the previous session. So does AVI work with the infrastructure as a service? That is the one another question while you are relying on the AaaS. कभी भी आप आज सर्विस का यूज कर रहे हो एट दैट टाइम पे EVI is work with the AaaS is a question. So yes, many companies that uses the AaaS to host their applications can also use EVI SaaS or EVI Vantage to deliver their applications. So AVI is again one type of the application जिसके साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस की जो सर्विसेज है उनको मर्ज अप करके यूटिलाइज कर सकते हो. So AVI SaaS इज अवेलेबल कि जिनका आप यूज कर सकते हो. एंड उसके अलावा AVI विंटेज है कि जो आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस होगी उनको डिलीवर करने में हेल्पफुल रहेगा. AVI SaaS completes AVI's flagship product AVI Vintage platform as the cloud-hosted option to deliver the application services including distributed load balancing, web application firewall, global server balancing, network and application performance management across the multi-cloud environment. We already have shown the concept of the multi-cloud कि आप multi-cloud का भी use कर सकते हो. जब आप multi-cloud में work कर रहे हो at that time आपकी जो सर्विसेज है वो भी एकदम स्मूथली रन करनी चाहिए. सो उस टाइम पे आप आज पे रिलाई कर सकते हो. एंड राइट नाउ वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द EVI कि EVI के साथ उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा. जब EVI के साथ क्लाउड होस्टेड एप्लीकेशन मर्ज होता है तो वो ये सारी सर्विसेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बैलेंसिंग है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के रिगार्डिंग की सर्विसेज है, या तो ग्लोबल सर्वर लोड बैलेंसिंग के सर्विसेज है, उन एप्लीकेशंस पे वो बहुत अच्छे से वर्क करता है. एंड विद दैट आपको टाइम टू वैल्यू, फास्टिंग टाइम टू वैल्यू रिजल्ट मिलता है. ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो होता है आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन का वो सिंपल कर देता है. सो इट प्रोवाइड द ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी एंड जबकि डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत स्मूथली रन होती है इन अ हाईली सिक्योरेबल मैनर. मीन्स ऑब्वियसली वी आर कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी. तो जब भी आप EVI के साथ EVI इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वर्क कर रहे हो उस टाइम पे यू विल गॉट द फास्ट टाइम टू वैल्यू, ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी एंड द डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी इन अ हाईली सिक्योर मैनर. तो ये सारी चीजें हैं वो आप आज के साथ यूज कर सकते हो. एंड और भी रिसोर्सेज है जिनका आप यूज कर सकते हो. So what is the difference between AaaS and other services models? Means PaaS and SaaS के कंपैरिजन में AaaS में क्या डिफरेंट है. तो अगर आप AaaS यूज कर रहे हो तो your organization is responsible for managing much more than you would be with the SaaS and PaaS. So the extra work means more control, more security and more flexibility. And instead of purchasing a predetermined platform like with the PaaS, you can design your infrastructure to suit your business needed. हमने ऑलरेडी देखा कि ट्रेडिशनल सिस्टम कैसे वर्क करता है. तो एट दैट सिमिलर टाइम पे आज और दो मॉडल्स के कंपैरिजन में कैसे डिफरेंट है. तो इसके साथ साथ अगर आप आज का सही से यूज करते हो, मीन्स आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सही से आप बिल्डअप करना चाहते हो और आपके बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हो, तो जब भी आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपको कंट्रोल, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये सारी चीजें तो अच्छी मिलती है. बट इसका मेन बेनिफिट क्या है कि आपको पूरा प्लेटफॉर्म परचेज करने की जगह आप जितना डिजाइन करोगे और आप
आपके बिजनेस की जितनी नीड होगी और उसको जितना सूट हो रहा होगा उतनी ही सर्विसेज के लिए आपको पे करना पड़ेगा. And the only cloud computing model to include hardware as can be a great option for the business that needs or maybe need to the security accessibility of the hardware. If you need less control or no hardware, you may consider PaaS depending on your business needs. So each and every individual service model है उनका अलग working है. So if you want to नीड अ लेस कंट्रोल और नो हार्डवेयर, सो आप पास पे मूव कर सकते हो, क्योंकि वहां पे जो आपकी बिजनेस नीड्स है वो उसके अकॉर्डिंग फुलफिल हो रही है. एंड वाइल आस वी कैन आल्सो इंक्लूड हार्डवेयर इफ नीडेड इट. अगर आपका जो बिजनेस है उसकी नीड है और उसमें मोर सिक्योरिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको जरूरत है, सो एट दैट टाइम यू कैन यूज द आस टेक्नोलॉजी. तो एज यू कैन सी कि क्लाउड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू अगर हम देखें आसपास एंड सास के कंपैरिजन में, तो आस है वो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फुलफिलमेंट करता है. तो उसमें क्या आएगा, आपके फिजिकल डेटा सेंटर्स एंड आपके सर्वर्स जो है, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है, बेसिकली जहाँ पे आपका डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है. मतलब जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं वो सारी चीजें आस लेवल पे कंक्लूड होती है. फिर आता है पास. पास में क्या आएगा, पास स्टैंड फॉर द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मीन्स जो भी हम एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं उसके लिए वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है. तो वो सपोर्ट करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स वहाँ पे होंगे, डेटाबेसेस एंड मैनेजमेंट होंगे, एंड उनके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो टूल्स होंगे उनका हैंडलिंग पास के थ्रू होगा. एंड लास्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कि जो आपने एप्लीकेशन बना दिया, लाइक आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस ले लिया आपने, डेटा स्टोर करने के लिए अपने फिजिकल डेटा सेंटर और सर्वर्स का यूज कर लिया, अभी आपको उस एप्लीकेशन को एग्जिस्टेंस में लाना है. तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर में फुलफिल होना चाहिए. तो वहां पे क्या आएगा, क्लाउड बेस्ड होस्ट एप्लीकेशंस का हम यूज करेंगे. सो दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग ओवरव्यू, और जो हम पढ़ रहे थे, how Ask helps you to compute. So Ask is a highly scalable and flexible. So you can meet your organization needs, whatever they are, wherever. In time of immense change, not having to commit to hardware, being able to scale as needed it, but the security and the high performance is a huge success. And through your staff has more responsibilities, Ask still help your business to save money. You can purchase resources as needed instead of having to invest expensive hardware up front. It may not work for you long term. It's okay. It's easy to develop a data analytic platform on the top Ask architecture, so you can quickly and easily integrate essential data analytics into your business. Means कि अगर आप आस एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो ये सारे बेनिफिट्स आपके बकेट में होंगे, कि जो भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहा है उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है रिगार्डिंग द हार्डवेयर, रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस, रिगार्डिंग द बिजनेस. आप सभी में एक पॉजिटिव बेनिफिट वहां पे दिख रहा है. एंड डेफिनेटली आपको कोई परचेस कुछ करना नहीं पड़ता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. हाँ, अगर लॉन्ग टर्म का वर्क है एंड देन यू नीड इट, एट दैट टाइम यू कैन इन्वेस्ट इट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के कंसर्न में अगर आप आर्किटेक्चर को फुलफिल करो तो उसके थ्रू आपको क्विकली एंड इजीली इंटीग्रेटेड एसेंशियल डेटा एनालिसिस भी मिल सकता है, जिसके थ्रू डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ होगा. So that is all about the ask, and as we have already shown, and उनका क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे वर्क होता है वो हमने देखा. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द वर्चुअल मशीन प्रोविजनिंग एंड मैग्नेटिबिलिटी. तो वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल के बारे में भी देखते हैं कि वर्चुअल मशीन लाइफ साइकिल और वो क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे फुलफिल होता है. तो जब भी आपके वर्चुअल मशीन का लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, so the cycle start by the request delivered to the IT department stating the requirement for creating a new server for a particular service. And the request is being processed by the IT administrator to start seeing the server's resource pool, matching these resources with the requirement, and starting the provisioning of the needed virtual machine. Once it provisioned and started, it is ready to provide the required service according to an SLA. Virtual is being released in free resources. So virtual machine लाइफ साइकिल है वो
जैसे कोई पर्सन रिक्वेस्ट करता है तो वो आईटी डिपार्टमेंट को मिलता है, आईटी डिपार्टमेंट अपने सर्वर्स पे वर्क करेगा, उसकी पर्टिकुलर सर्विसेज है उस पे वो फोकस करेगा, एंड फिर वहां से वो फर्दर कैरी प्रोसीड होता है। आपका जो आईटी आईटी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वो बहुत मल्टीपल सर्वर्स होते हैं, सर्वर ऑफ पूल बोल सकते हो, और यू कैन से कि सर्वर्स रिसोर्सेज पूल बोल सकते हो। So, वहां से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग मैचिंग रिसोर्स उसमें से फाइंड करके फिर वो वर्चुअल मशीन को कांटेक्ट करेगा, एंड उसके बाद आपका प्रोविजनिंग स्टार्ट होगा। एंड वो प्रोविजनिंग स्टार्ट होने के बाद वो जब रेडी होता है, या तो यूज होने के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, उस टाइम पे वो अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग उसका जो सर्विस लाइसेंस अग्रीमेंट होता है, हर एक सर्विस है उसका एक पर्टिकुलर सर्विस लाइसेंस अग्रीमेंट होता है, एंड उसके बेस पे वो वर्क करता है, तो वो उस पर रिलाई करता है। एंड virtual is being released in free resources, so उसके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा। सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ virtual machine provisioning and maintainability. As you can see कि आईटी सर्विसेज का रिक्वेस्ट हो रहा है, आईटी सर्विसेज का जहाँ पे रिक्वेस्ट होगा वहाँ पे क्या क्या चीजें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस वहाँ पे देखा जाएगा कि आपकी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो इस फेज में देखा जाएगा। आईटी की रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड होती है, फिर वो जाता है वीएम प्रोविजनिंग की, और वीएम प्रोविजनिंग में हम क्या देखेंगे कि लोडिंग ओएस प्लस अप्लायंसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लोडिंग होती है वो कैसे होती है, कस्टमाइज एंड कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सर्वर कैसे स्टार्ट होता है, वो वीएम प्रोविजनिंग दिखता है। देन वीएम इन ऑपरेशंस, तो वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस वो हैंडल करता है, लाइक सर्विंग विद द वेब रिक्वेस्ट, माइग्रेशन सर्विसेज, स्केल ऑन डिमांड, कंप्यूट रिसोर्सेज, उस पर वो फोकस करता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड द रिलीज एमएस, इट इज द एंड ऑफ द सर्विस एंड कंप्यूट द रिसोर्स डी अलोकेशन टू द वीएम्स, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है तो आप उसका अलोकेशन करते हो, एंड आपके अलोकेशन और रिक्वेस्ट जो भी आता है कि मेरे को ये पर्टिकुलर सर्विस यूज करना है इस वीएम का, तो वो उतने टाइम के लिए उसको यूज करता है, फिर उसको हमें डी अलोकेट करना पड़ता है, उसको वहां से रिलीज करना पड़ता है। तो रिलीज एमएस उस पर वर्क करता है। सो वीएम प्रोविजनिंग प्रोसेस अभी कैसे होगा, वो 3 से 4 स्टेप में होता है कि जो आपका प्रोविजनिंग वर्चुअल सर्वर है उसका कॉमन और नॉर्मल स्टेप्स क्या है। ये वर्चुअल प्रोविजनिंग प्रोसेस जो अकर होता है वो कैसे होता है। सो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप ये है कि यू नीड टू सिलेक्ट सर्वर फ्रॉम द पूल ऑफ अवेलेबल सर्वर्स, फिजिकल सर्वर्स विद इनफ कैपेसिटी along with the appropriate OS template you need to provision the virtual machine। कि जो सर्वर ऑफ पूल्स होते हैं, हमने अभी स्टेप्स देखे वहां पे आपने देखा कि मल्टीपल सर्वर्स हैं, तो वो सर्वर ऑफ पूल्स में से आपको कौन सी सर्वर की अवेलेबिलिटी चाहिए, मतलब आपकी क्या डिमांड है, उसके बेस पे वो फिजिकल सर्वर विथ इनफ कैपेसिटी चूज करता है। उसके अकॉर्डिंग उसके अप्रोप्रिएटली वो आपको ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट प्रोवाइड करता है कि आप इस वर्चुअल मशीन पे अभी ये सर्वर के साथ ये चीज इजीली परफॉर्म कर सकते हो। Second, you need to load the appropriate software, means operating system you selected in the previous step, devices, drivers, middleware, and the needed application for the server required. सेकेंड स्टेप कि हमने जो प्रीवियस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पे आपको डिवाइस है उसमें कोई पर्टिकुलर ड्राइवर्स चाहिए, डिवाइस ड्राइवर्स चाहिए तो उनकी फुलफिलमेंट करेगा, मिडलवेयर की फुलफिलमेंट करेगा, और दो कोई ऐसे एप्लीकेशन है कि वो आपकी सर्विसेज के साथ रिक्वायर्ड है तो उनकी फुलफिलमेंट सेकेंड स्टेज में होती है। एंड थर्ड स्टेज, thirdly you need to customize and configure the machine like IP address, gateway to configure and associate network and storage resources। obviously हम virtual machine का यूज कर रहे हैं, वर्चुअल मशीन को जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे उस टाइम पे आईपी एड्रेसेस एंड गेटवेज की रिक्वायरमेंट होती है, एंड जब आईपी एड्रेस एंड गेटवे पिक्चर में आता है एट दैट टाइम आप उसको कौन से नेटवर्क के साथ एसोसिएट कर रहे हो, कितना स्टोरेज रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड हो रहा है, वो चेक करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो थर्ड स्टेप में वो होगा। So and finally the virtual server is ready to start with the newly loaded software कि आपको जो सॉफ्टवेयर यूज करना है उस पर्टिकुलर सर्विसेज के साथ
वो रेडी होगा. सो दिस इज द स्टेप फॉर VM provisioning process. So there are the steps, three basic steps for the VM provisioning server. एंड उसके बाद क्या करेंगे कि वो उन चीज़ों को समराइज करता है, वो सर्वर प्रोविजनिंग है वो कंप्लीटली कॉन्फ़िगर्ड हुआ है कि नहीं हुआ वो चेक करता है. आपका पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है, वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो चेक करेगा. आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो है, लाइक प्रोसेसर है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन, वो सारी चीज़ें आपके वर्चुअल मशीन में सही से फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है वो चेक करेगा. Normally, virtual machines can be provisioned by manually installing an operating system by using a pre-configured VM template, by cloning an existing VM, or by improving physical server or virtual server from another hosting platform. So, अगर किसी और प्लेटफॉर्म से भी अगर आपका फिजिकल सर्वर या वर्चुअल सर्वर है वो होस्ट हो रहा है एंड एट दैट टाइम पे वहाँ पे वीएम टेम्पलेट का प्री कॉन्फ़िगरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने जो ओएस इंस्टॉल की है वो सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सर्विस भी ये प्रोवाइड करता है. उसके साथ साथ physical servers can also be virtualized and provided using P2E, physical to virtual tools and techniques. There are some physical tools and techniques जो physical to virtual work करता है, वो चीज़ें सही से fulfill हो रही कि नहीं है वो check करता है. Example is given like physical to virtual convert कर रहे हो और tools techniques use करते हो, ऐसा एक example है VIRTP2V. And after creating a virtual machine by virtualizing a physical server or by building a new virtual server in the virtual environment, a template can be created out of it. कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी जो फुलफिलमेंट हो रही है उसके बाद जो वर्चुअल फिजिकल सर्वर है या तो नया वर्चुअल सर्वर है जो उस एनवायरनमेंट में फुलफिल हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो टेम्पलेट क्रिएट करता है. एंड मोस्ट वर्चुअलाइजेशन मैनेजमेंट वेंडर्स लाइक VMware, ओके, Zen server, मतलब ये नेम है जो वर्चुअल मशीन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इन साइबर सिक्योरिटी आई हैव एक्सप्लोर द VMware और उसमें आप अपना वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में सीख सकते हो. So that provides the data centers administration with the ability to do such task in easy way. Obviously, VMware is quite easier to install and to use both. So, provisioning from a template is an individual feature because it reduces the time required to create the new virtual machine. मतलब कि सपोज एन एग्जांपल जैसे अभी देखा VMware इज देयर, सो VMware का अगर यूज कर रहे हो सो आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया देन उसमें नए नए वर्चुअल मशीन, आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. तो वो जो टेम्पलेट होता है वो काफी फीचरेबल है, काफी यूजफुल है कि आपको उतना टाइम नहीं लगता है उसको यूटिलाइज करने के लिए या तो आपको बनाने के लिए. एंड आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकते हो, बहुत इजीली फुलफिल कर सकते हो. So, administrations can create different templates for the different purposes. For example, you can create Windows 2003 server template for the finance department and a Red Hat Linux template for the engineering department. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि दो अलग अलग टेम्पलेट आप क्रिएट कर सकते हो. लाइक यू कैन क्रिएट विंडोज 2003 सर्वर फॉर फाइनेंस डिपार्टमेंट and you can create a Red Hat Linux template for the engineering department. And this enables the administrator to quickly provision a correctly configured virtual server on demand. Okay, so this is the graphic view of the provision VMware की वो कैसे create होता है, कैसे access होता है. तो यहाँ पे सर्वर ऑफ पूल्स है, मतलब मोर देन वन सर्वर्स आर अवेलेबल एंड अप्लायंसेस रिपोजिटरी है जो वहां से आप चूज कर सकते हो. फिर आपने चूज कर लिया कि आप ये सर्वर यूज करने वाले हो, उसके बाद आपका ओएस, कौन सी ओएस पे वर्क करने वाले हो एंड उसमें क्या क्या आपको लोडिंग की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे चेक होगा और कौन से अप्लायंसेस भी ऐड कर सकते हो वो फाइन होता है. उसके बाद कस्टमाइज एंड कॉन्फ़िगरेशन की आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस सर्विसेज को फुलफिल करेगा. एंड इंस्टॉल पैचेस
मीन्स आपने जो VM नया बनाया होगा वर्चुअल मशीन, उसमें नया जो पैकेज होगा या नए जो सर्विसेज अवेलेबल है उसको डेफिनेटली आपको इंस्टॉल करना होगा, ताकि आपको जो भी रन करना है वो आप स्मूथली रन कर पाओ और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड लास्ट वन इज स्टार्ट द सर्वर। आप सर्वर स्टार्ट करोगे एंड देन उसमें आप अपना प्रोवाइज्ड VM रन करोगे। लाइक जस्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था कि आप विंडोज 2003 फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो, रेड हैट लिनक्स आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए यूज कर सकते हो। So this is all about how you can explore the VM servers processing and उनका आप provisioning का कैसे यूज कर सकते हो। We'll see further in VM कि virtual machines के साथ आप live migration कैसे कर सकते हो। If you guys have any doubt regarding this session, you can put your question in below comment box. Thank you so much.